हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला है कि डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। अगला है कि कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। कर्क रेखा के बारे में एक दिन बता चुके थे, आज फिर बता देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये गुजरती है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 1987। अगला है निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है? तो छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका जो है शारदा सिन्हा है। कौन है? शारदा सिन्हा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? यानी पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किन्हें? लाला लाजपत राय को। अगला है कि डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला है प्रश्न कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार औपचारिक रोजगार का भाग 2011-12 में 17.9% की तुलना में 2017 से 18 में बढ़कर डैश प्रतिशत हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औपचारिकीकरण को दर्शाता है? तो इसका सही विकल्प होगा 22.8। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सिर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा करागट्टम। क्या? करागट्टम। अगला है निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि 2020 में शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया? किन्हें प्रदान किया गया है? तो हार्वे जी ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को। अगला है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो आइए यहाँ पे इसका उत्तर लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 15% से। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। अगला है कि धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है कि सी-सॉ में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा उत्तोलक का। किसका? उत्तोलक का। सी-सॉ या टीटर खेल के मैदान पर पाई जाने वाली एक साधारण मशीन है। ठीक है, उत्तोलक। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 1928। ठीक है, लाला लाजपत राय वाला कहानी याद होगा आप लोगों को। अगला है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2015। अगला, सांची का महान स्तूप डैश द्वारा निर्मित कराया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा अशोक द्वारा। ठीक है। अगला, मुगल साम्राज्य में शाहजहां ने डैश तक शासन किया, तो आइए इसका उत्तर लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा 1628 से 1658 ईस्वी। अगला है कि ए टेल ऑफ टू विक्टोरिया क्रॉसेस नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह। अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा कर्नाटक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 82 डिग्री अंश से 30 डिग्री पूर्व। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, तो इसका सही विकल्प होगा पीटर हेडके। क्या हो जाएगा? पीटर हेडके। अगला है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। क्या? प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महिला मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब एससीसी के 223 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने जा रही है, तो इसका सही विकल्प होगा क्लेयर कोनर। अगला कि खो खो की प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन किसी मैच के दौरान प्रत्येक टीम के केवल डैश खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 9। कितने होंगे? 9। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5। कितनी? 5। अगला है कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हुआ डैश कहलाता है, वह कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि विख्यात शास्त्रीय गायन उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विधा से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ध्रुपद। अगला है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त किया, तो इसका सही विकल्प होगा अंधाधुन। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 का डी डैश से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत में उत्पादन क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन डैश से अधिक वृद्धि हुई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1% से अधिक। अगला प्रश्न है कि डैश युक्त मिश्र धातु को क्या है? डैश युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पारा। अगला, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प होगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा 1951। अगला, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीता, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगला प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडारों के प्रबंधन पर लागू कानून प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में निर्धारित किए गए हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1934। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विषाणु। अगला है कि आयोग सांग त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है,
तो सही कथन है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों के तीनों शब्द जोड़े गए थे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी कह रहा है कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डैश की अवधि तक सदस्य न बनने पर मंत्री पद गवा देता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निरंतर 6 महीने। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश द्वारा किया गया था। तो इसका सही विकल्प होगा मोहम्मद अली और शौकत अली के दोनों के द्वारा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपयों का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया। तो इसका सही विकल्प होगा 1975। अगला कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 63वीं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ से कलम कॉफी फटाफट उठाइए और प्रश्न को करने का कोशिश कीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे देख लेंगे 63 85 है। कितने हैं 63 85? ये सभी को आपस में हम गुना करा देंगे। क्या 6 गुने 3 गुने 8 और गुने कर देंगे 5, यानी 8 पंजे 40। 40 दिया कितने हो गया? 40 दिया हो जाएंगे 120 और 120 छगे कितने हो जाएंगे? 720। ठीक है, अब यहाँ पे जो 720 हुआ, अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला ये वाला इस वाले को भी क्या कर लेंगे हम आपस में जोड़ लेंगे। 5 + 4 + 9 फिर कितने हो जाएंगे? 9 9 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18। अब यहाँ पे कर दीजिए 720 को कितने से भाग? 18 से, तो मिलेंगे कितना? 40। कितने मिलेंगे? 40। सेम इसी प्रकार से आप इसको भी आपस में गुना करा लीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे? 1296 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 1296। और यहाँ से ऑप्शन 2 को उठाइए। किसको? ऑप्शन 2 को, और ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे क्या? 18। और इसको भी भाग लगा दीजिएगा तो मिल जाएंगे क्या आपको? 72। ठीक है, यानी मूल रूप से ऑप्शन को ही 18 करना था। जैसे ये 18 हुआ वैसे ये भी 18 होगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कौन करेगी? प्रत्येक अगली आकृति में ऊपरी डिजाइन जो है ये वाला जो डिजाइन है ये इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ग जो है, वर्ग जैसा जो नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर व्हाइट कलर का, निचली डिजाइन का एक भाग छायांकित हो जाता है। निचली डिजाइन का एक भाग क्या हो जाता है? छायांकित हो जाता है। तो इसी विकल्प के अनुसार विकल्प हम 3 लगा देंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ऊपर खाली होता था और नीचे क्या होता था? भरता था एक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक अमानक पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। अब आपसे पूछा है ए वाले फलक के विपरीत फलक पे हम किन्हीं 2 पासे को भी लेकर हम बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्या कर दिए, इसमें कॉमन करने का कोशिश करें। जैसे कि यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो ये टी के क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर नीचे ये जो है ये जो टी है, ये टी के बाद क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। ये के बाद क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। पूछा ए के विपरीत, तो ए के विपरीत के होगा, विकल्प 2 सही। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। अब इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? आइए विकल्प में चुनते हैं। ध्यान पूर्वक कीजिएगा तो इसका सही विकल्प होंगे विकल्प 2। विकल्प 2 क्या हो गया? परमसद उत्तर हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 157 को 157 को ऐड करा दीजिए। कितने में? 36 ऐड कर दीजिएगा तो मिल जाएंगे आपको 193 मिल जाएंगे। फिर 193 में कितने? 193 में ऐड कर दीजिए 45। कितने ऐड कर दीजिए? 45। आपको मिलेंगे 238। अगली संख्या मिल रहा है। फिर ये 238 में किसमें? 238 में ऐड करा दीजिए 54 ऐड कीजिए पहले, तभी तो आएगा अगला। 54 ऐड कीजिएगा 292 आ जाएगा। ये 292 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा?
इसमें ऐड कर दिए 63, आपको 355 मिल जाएंगे। आप इसमें एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे कि सभी में 9 की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, कितनी संख्या बढ़ रही है? 9 की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, अगला है कि नीचे कागज को मोड़ने और इसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक अगर आप देखें तो इसका सही विकल्प हमें एक दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि फैक्ट्री उत्पादन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोदाम किससे संबंधित हो जाएगा? भंडारण से। अगला है कि एक अमानक पासे की 3 भिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? अब 4 वाले के फलक पे विपरीत पूछ लिया है। फिर हम यहाँ से भी क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, यानी ये 6 और ये 6। फिर क्लॉकवाइज चल लेंगे, यानी कि 6 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 2, फिर यहाँ 6 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा? 1, है ना 1। तो अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है, विकल्प 1 सही। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक कूट भाषा में रिजॉइस को क्या लिखा जाता है? VXRLQVI लिखा जाता है। उसी भाषा में विक्ट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? REJOICE, यही है ना। तो अब इसको लिखेंगे VXRLQVI। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये इसका ई का विपरीत क्या हो गया? VC का विपरीत क्या हो गया? XI का विपरीत हो गया RO का विपरीत क्या हो जाएगा? O का विपरीत हो जाएगा L, J का विपरीत हो जाएगा क्या? Q। ये सभी क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। तो आप विक्ट्री का कीजिएगा तो विकल्प जो है आपका विकल्प 4 आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? अगर आप ध्यान दें यहाँ तो 1143 में कितने माइनस के करना होगा? माइनस कर दीजिए 1143 में आप माइनस कर दीजिए कितना? 99। कितना माइनस कीजिएगा? 99 आपको मिल जाएंगे। अगला संख्या 144। ठीक है, अब ये 1044 में 1044 में कितना माइनस कीजिएगा? 89। ठीक है, 10 का डिफरेंस नीचे जाके आप इसको माइनस कीजिएगा, मिलेंगे आपको 955। ठीक है, अब ये 955 में फिर वही 10 माइनस जाइएगा। अब 89 से 10 अगर माइनस करते हैं आप तो यहाँ पे क्या आएगा? 79। अब यहाँ से इसको घटा दीजिए तो आपको अगला संख्या के क्या मिल जाएंगे? 876 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 876। फिर ये 876 में वही काम कीजिए, इससे 10 नीचे चले आइए तो क्या 69, और 69 घटाइएगा तो आपको मिलेंगे 807। क्या मिलेंगे? 807। फिर से एक बार 807 मिला ना आपको। अब 807 में से फिर 10 माइनस चले जाइए उससे भी, उस संख्या से भी, तो 59। अब यहाँ क्या आएंगे? 748। ठीक है, अब आइए इसको भी कीजिए तो 748 में फिर इससे 10 माइनस चले जाइए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 49 आइए। अब यहाँ से इसको घटाइएगा, आपको मिलेंगे 699, जो कि आपका उत्तर है विकल्प 2 में। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष को निरूपित करता है। आयत किसको? पुरुष को, यानी कि हम लिख देते हैं मैन को। ठीक है, त्रिभुज इंजीनियरों को, त्रिभुज किसको? इंजीनियर को निरूपित करता है। और वृत्त जो है, वृत्त लंबे व्यक्तियों को, टॉल मैन को क्या करता है? निरूपित करता है। आरेख में दी गई उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या निरूपित करती है। तो पूछ रहा है कि ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करें जो पुरुष नहीं है। ऐसे इंजीनियर की, देखिए इंजीनियर जो कि पुरुष नहीं है को त्रिभुज में विद्यमान परंतु आयत के बाहर स्थित संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ऐसी संख्या कौन है? 3 है। कौन है? 3। 3 के बाद कौन है? 9 है। ठीक है, 9 के बाद क्या है? 1 है। ये 1, तो सभी को ऐड करा दीजिएगा, आपको 13 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 13। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करके पैटर्न को पूरा करेगी? ध्यानपूर्वक देखिए, इसका सही विकल्प 4 आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। आकृति 1 को छोड़कर अन्य सभी आकृति में काली बिंदुओं की संख्या एक विषम संख्या है। जैसे 7, 9, 11 आकृति में देखिए 7, 9, 11 आकृति में एक में 10 काली बिंदु है। एक में कितनी है? 10 काली बिंदु है। बाकी सभी में क्या है? 7, 9 और क्या है? 11 बिंदु है, जो कि क्या है? जो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि उस वेन आरेख चुने
वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से चित्रित करता है। ठीक है, कहा गया है स्कूल है, शिक्षक है और प्रधानाध्यापक है। तो आप पहले बनाइए स्कूल को, उसके अंदर डालिए शिक्षक और उसी शिक्षक में से एक प्रधानाध्यापक को भी बना लीजिए। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प 3 क्या हो जाएगा? इसका परमशत उत्तर होंगे। अगला है कि वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इसका विकल्प 1 जो है सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 80 रुपए में एक उत्पाद खरीदता है और अपने क्रय मूल्य पर 50% लाभ का आकलन करके उस पर एक मूल्य अंकित करता है। बिक्री करते समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इस उत्पाद पर उसे मिलने वाला शुद्ध लाभ कितना हो जाएगा? तो उत्पाद पर अंकित मूल्य कितना होगा? उत्पाद पर अंकित मूल्य हो जाएगा 150 बटा 100 और गुने कर दीजिए 80। काटपीट में चाहिए, उत्तर आ जाएंगे 120। ठीक है, अब छूट निकाल दीजिएगा तो 20 बटा 100 और गुना कर दीजिए 120, काटिएगा आपको मिलेंगे 24। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए विक्रय मूल्य, क्या निकालिएगा? एसपी निकालिएगा। तो क्या आ जाएगा? 120 माइनस 24 बराबर 96। ठीक है, तो शुद्ध लाभ बराबर निकाल लीजिए, तो 96 माइनस 80 कीजिएगा, आपको मिलेंगे क्या? 16। ठीक है, 16 कहाँ है? विकल्प 4 में। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? तो यहाँ से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? आप विकल्प 4 को लगा लीजिए, ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ये 106 बराबर 106 आ जाएंगे। अगला निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का चयन कीजिए। ध्यान से कीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए, आकृति अगर आप 4 को छोड़ते हैं तो अन्य सभी आकृति में वृत्त के अंदर की 2 रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये क्या है? भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो ये पहले हम 7, 3 और 40 का कर ले। यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर ले तो क्या हो जाएंगे? 49 और माइनस 9 यानी 40 मिल गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम विकल्प 2 में करें तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे। तो 36 में से 9 घटा ले 27 मिल गया, जो विकल्प 2 में है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि वह विकल्प आकृति चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। तो विकल्प इसका 3 जो है सही उत्तर होगा। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। ठीक है, तो आइए यहाँ इसका सही विकल्प लगाइए। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है आपका कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ध्यान से कीजिए, यहाँ ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आएंगे विकल्प 1। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये होगा कि आकृति ए में आकृति ए से आकृति बी में ऊपर बाएं कोने पे, ऊपर ये जो बाएं कोने पे दिख रहा है ना, बाएं कोने पे ये क्या कर रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। ऊपर दाएं कोने पे देखिए, ये जो दाएं कोने पे ये क्या कर रहा है? ये स्थित डिजाइन 90 डिग्री वामावर्त घूमती है। नीचे बाएं कोने में स्थित डिजाइन ये 180, ये क्या 180 घूमता है, इसको तो पता भी नहीं चलेगा। तथा नीचे दाएं कोने पे डिजाइन जो है छायांकित हो जाता है। ये जो है ये क्या हो गया? यहाँ कलर हो गया। सेम इसी प्रकार से इसका भी लगा लीजिएगा, विकल्प 1 सही हो जाएंगे। विकल्प क्या? 1 सही उत्तर होगा। अगला है कि दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन करें। अब इसमें असंगत कौन हो जाएगा? जैसे देखिए, साफ है, पारदर्शी है, पारभासी है, लेकिन इसमें स्पष्टता देखिए अपारदर्शी इन 3 शब्दों से भिन्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करके पैटर्न पूरा करेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों यानी कि लड़कियां और लड़कियां की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 17.6 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या के मध्य
कक्षा का अनुपात होगा। कक्षा का अनुपात आपसे पूछा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि लड़कों की संख्या x, बॉयज की संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा, गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे 16.8 इंटू 16.8 इंटू क्या कर लेंगे x प्लस वाई, और बराबर कर लेंगे हम, बराबर कर लेंगे क्या 7.6x प्लस 16 कितना 4y। ठीक है, हम बराबर में लिख सकते हैं 16.8x और प्लस 16.8y। ठीक है, 8y लिख सकते हैं ना। अब आइए आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ से हम कर सकेंगे क्या कि 17x, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया, क्या हो गया 17.6x और प्लस हो जाएगा 17.6x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, माइनस होगा, माफ कीजिएगा क्या होगा माइनस 16.4y। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिएगा तो 0.8 नहीं होना चाहिए, पहले तो 16 होगा ना, 16.8y और माइनस हो जाएगा 16.4y। अब हो जाएगा क्या आपका 0.8x और 0.4y। ठीक है, इस हिसाब से x और y का रेशियो निकालिएगा, x y का रेशियो, तो 0.4 बटा 0.8 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी सही विकल्प तो एक ही हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 1996.80 रुपये है, तथा उसी धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर उसी समयावधि का साधारण ब्याज 1920 रुपये है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली उसी क्या है ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद मिश्र धन रुपए में कितना हो जाएगा। आइए इसको करते हैं। 2 वर्षों के लिए ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर हम लिख सकते हैं PR² बटा 10,000, है ना 10,000, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1996.80 माइनस 1920 बराबर क्या हो जाएगा PR² बटा कितना 10,000। ठीक है, हो गया 10,000। अब आगे चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 768 गुने 10,000 और बराबर में लिख दीजिए PR²। ठीक है, अब आइए आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको PR² बराबर 76,800। ठीक है, ये समीकरण 1 मिल गया आपको। अब आइए पुनः 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कर ले, तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे 2PR बटा क्या हो जाएगा 100, यहाँ लिख सकते हैं 1,92,000। ठीक है, बराबर 2PR, क्या 2PR। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा 2PR, PR बराबर क्या, PR बराबर 1,92,000 बटा 2 काटिएगा तो आपको मिलेंगे क्या 96,000। कितने मिलेंगे 96,000 मिलेंगे। यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पे आपको मिलने क्या वाला है, मिलेगा आपको R बराबर 76,800 बटा 8 गुने 8। ठीक है, और बराबर कीजिएगा तो क्या मिल जाएंगे आपको 12,000 रुपये मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे 12,000। तो मिश्र धन यहाँ से निकाल लीजिए, मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T। ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा मिलेंगे आपको 12,000 और प्लस का 1/8 और बटा में 100 का क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 8/100 का क्या पावर क्यू। अब इसे सॉल्व कीजिएगा आपको मिल जाएंगे 15,116.54 रुपए। ठीक है, जो विकल्प किस में निहित है, विकल्प 4 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक हॉल 14 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है तो हॉल का आयतन घन मीटर में कितना होगा। अब हॉल के फर्श एवं छत का क्षेत्रफल चारों दीवार का क्षेत्रफल, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हॉल के फर्श एवं छत का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। लिखिए कॉपी पे, तो क्या हो जाएगा 2LB बराबर 2HL प्लस B होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुने 11 और बराबर क्या हो जाएगा H इंटू 14 प्लस 11, है ना।
14 प्लस 11। अब यहाँ पे 14 गुने 11 और बराबर हो जाएगा 25h बराबर क्या हो जाएगा h, यानी कि h बराबर हम निकाले तो क्या हो जाएगा 14 गुने 11 बटा क्या हो जाएगा 25 मीटर में। अब हॉल का आयतन क्या हो जाएगा LVH होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए 14 गुने 11 गुने 14 और गुने लिख दीजिए 11 और बटा में क्या हो जाएगा 25 और बराबर कितना आ जाएगा आपका, आप बराबर में आ जाएगा आपका 23,716 बटा 25। ठीक है, इसे कारपीट में चाहिएगा, आ जाएगा आपका 948.64 घन मीटर। ठीक है, तो इसका सही विकल्प लगा दीजिए विकल्प 4। कहीं दिख रहा था आपको। अगला है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो फल विक्रेता के पास सेबों की आरंभिक संख्या मान लीजिए x है, तो 30% सेब बेच दिए हैं वो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 100 गुने 70 बटा 100, 70 बटा क्या करेंगे 100 बराबर कितना हो जाएगा 245। ठीक है, तो हम x बराबर क्या लिखेंगे 245 गुने 100 और बटा में क्या लिख लेंगे 70। ठीक है, क्या 70 काटपीट मचा दीजिए 350 आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y, जहाँ क्या हो जाएगा x की बड़ा होगा किससे y से। तो अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा आपके पास 10y प्लस x और बराबर में क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रश्न से 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x है ना, 10y माइनस x और बराबर क्या हो जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 54। ठीक है, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस y बराबर 54/9, यानी आपको मिलेंगे क्या 6। समीकरण 1 इसको लिख सकते हैं क्या। अब आइए यहाँ पे 4y बराबर 1/3, यानी कि x बराबर 3y, चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 6। अब यहाँ पे देखिए 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, काटिएगा तो 3 ही आएंगे ना। अब यहाँ पे समीकरण 1 से कीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर लिख लीजिए 3 प्लस 6 और बराबर 9। अब अंतर निकाल लीजिए तो 9 प्लस 3 इंटू माइनस में 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6 कहीं दिख रहा है विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कि एक परिवार में प्रति माह 20 किलोग्राम चावल की खपत होती है। चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल की खपत में इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाले खर्च में केवल 8% की वृद्धि होती है। चावल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण प्रति माह चावल की नई खपत किलोग्राम में कितनी है। तो प्रति किलोग्राम चावल का आरंभिक मूल्य बराबर लिख लीजिए 100, क्या लिख लीजिएगा 100 रुपए। अब नया मूल्य कितना हो जाएगा 135। आरंभिक व्यय कितना था 2000 रुपए था, तो यहाँ पे नया व्यय क्या हो जाएगा 2000 गुने 108 और बटा क्या हो जाएगा 100। अब इसको काटिए तो 2160 आ जाएंगे, यानी चावल की कुल खपत बराबर निकाल लीजिए क्या हो जाएगा 2160 बटा 135, काटिएगा 16 किलोग्राम आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उसकी जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में उस गांव की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के आरंभ में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। मान लीजिए पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या P रही होगी। ठीक है, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या P इंटू 1 प्लस R1 बटा 100। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस R2 बटा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा 14,520 बराबर लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस क्या
10/100, ठीक है। और यहाँ पे 1 - 12/100 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 14,520 बराबर क्या हो जाएगा, P गुने 11/10, P गुने 11/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए 88 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है 100। आगे की ओर चलते हैं अगला टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर 14,520 और गुने 10 और गुने क्या हो जाएगा 25 और बटा में हो जाएगा क्या 11 गुने 22, काटपीट मचा दीजिए 15,000 उत्तर आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राम ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद उसे 1476 रुपये में बेचा। यदि उसने कोई छूट न दी होती तो उसे 24% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितनी है, दशमलव के 2 स्थान तक बता दीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर लिखेंगे हम 100/80 और गुना करा दीजिए 1476 से, काटपीट मचाइए, उत्तर आएंगे यहाँ पे आपका 1845 कितने। अब विक्रय मूल्य हो गया आपका 1845, तो लाभ कितना 24% था। तो यहाँ पे 24% बराबर निकालेंगे हम, सीपी बराबर लिखेंगे 1845 और गुने 100 और बटा में लिख देंगे क्या, बटा में 124, काटिएगा यहाँ से मिलेंगे आपको 1487.9 जो विकल्प 1 में निहित है। अगला प्रश्न है कि राधा ने एक घड़ी 12.50% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 15% हुआ होता। घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कर लीजिए। किस में करना है, रुपए में। तो यहाँ पे लाभांतर निकालिए पहले, तो क्या हो जाएगा 15 - 12.5, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2.5, यानी 2.5% बराबर कितने रुपए, 50 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका 50/2.5 गुने 100, यही होगा ना। तो आपको यहाँ निकलेंगे कितना, 2000 रुपए आ जाएंगे। अब घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य से निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2000 और गुने 112.5/100, काटपीट मचा दीजिए 2250 आएंगे जो विकल्प 4 में निहित है। अगला है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्क की परिसीमा के समानांतर 6 किलोमीटर/घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति उसका एक चक्कर 10 मिनट में पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अब आयताकार पार्क की परिमिति बराबर लिखिए कॉपी में फटाफट। आयताकार पार्क की परिमिति बराबर पार्क का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पे होगा क्या 6 गुने 1000 और बटा में हो जाएगा 60 गुने कितना 10, कितने हो जाएंगे 60 गुने 10। अब बराबर में यहाँ आएंगे आपका 1000 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि लिखिएगा 2 × 5x और प्लस 3x बराबर क्या हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 16x बराबर क्या हो जाएगा 1000, है ना 1000। अब आइए आगे की ओर, तो x बराबर हम निकालेंगे, क्या करेंगे x बराबर निकालेंगे तो होंगे 1000/16, काटिएगा 62.5 आएंगे। तो x बराबर लिख लीजिए 1000, 62.5 आ गए ना। अब पार्क का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, किसका, पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि 5x गुने 3x और तो 5x गुने 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 गुने 62, x का मान लिख दीजिए 62.5 और फिर गुने 62.5 गुना कीजिएगा, आपका आएंगे 58,593 कितने 75, कितने 75, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि B की तुलना में A 30% अधिक कार्यकुशल है तथा B एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला A उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यहाँ पे इतना फॉल्ट लिखा है ना, ये किरण पब्लिकेशन क्या ही बताए कह रहा है। तो यहाँ पे होगा पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, B की तुलना में A 30% अधिक कार्यकुशल है तो B द्वारा कार्य को किया गया समय कितना हो जाएगा 13 दिन था। B द्वारा लिया गया समय कितना है 13 दिन। तो हम लिखेंगे 100/130 और गुने 13, काट दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 10। कितने आ जाएंगे 10। अगले प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है कि ABC अपने टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं।
ए पहले माह के बिल के लिए 400 रुपये का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के बिल के लिए 560 रुपये का भुगतान करता है तथा सी जो है सी तीसरे माह के लिए 840 रुपये का भुगतान करता है। खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी राशि रुपए में भुगतान करना होगा, आपसे यही पूछा है। तो कुल भुगतान पहले हम ऐड कर लेंगे, कितना है, ए करता है 400 रुपये, बी करता है 560 रुपये और सी करता है 840 रुपये। टोटल कितने हो गए, 1800 रुपये हो गए। ठीक है, तो ए बी सी के भुगतान का अनुपात कितना है, वो 3:5:7 है। अब इसका अनुपातिक योग कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अनुपातिक योग, तो आपको आ जाएंगे 15। तो ए द्वारा वांछित भुगतान आप निकाल लीजिए, ए द्वारा वांछित भुगतान आपका हो जाएगा 3/15। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 1800 से। ठीक है, काटपीट मचा दीजिए, 360 रुपये आएंगे। अब बी द्वारा वांछित भुगतान ये ए द्वारा है, ये ए का है, अब बी का निकाल दीजिए, तो 5/15 गुने कितने हो जाएंगे, 1800। ठीक है, काटिएगा तो आपका मिलेंगे 600 रुपये। अब क्या होगा कि बी द्वारा ए को दी गई धनराशि, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 600 में से आप माइनस करा दीजिए 560 को, उत्तर आ जाएंगे 40 रुपये, जो विकल्प डी में निहित है। अगला, दो स्थानों ए और बी के मध्य दूरी 190 किलोमीटर। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए, स्थान ए से चलने वाली बस द्वारा 1 घंटे यानी 7 बजे तक में तय की गई दूरी, इसका कितना हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर। ठीक है, अब शेष दूरी जो होगा, शेष दूरी 190 माइनस हम क्या कर लेंगे 40, यानी शेष दूरी इसका कितना हो गया 150 किलोमीटर। अब सापेक्ष चाल बराबर कर लेंगे तो 40 प्लस हम लिख देंगे 50, यानी आपका मिलेंगे कितना 90 किलोमीटर पर घंटा। अब मिलने में लगा समय तो 150/90, काटपीट में चाहिए 5/3 घंटे आएंगे, यानी 1 घंटा बराबर क्या हो, 1 घंटा 2/3 गुने कर लीजिए 60। 1 घंटा बराबर 2/3 गुने आप 60 कर लेंगे। ठीक है, कितने कर लेंगे 60, तो 1 घंटा 40 मिनट आएंगे। कितने आएंगे, 1 घंटा 40 मिनट आएंगे। तो अगले स्टेप पे समय निकाल लीजिए। तो 7 बजे पूर्वाह्न में अगर आप जोड़ दीजिएगा कितना, 1 घंटा 40 मिनट, तो आपका कितना हो जाएगा 8:40 बजे। क्या 8:40 कहाँ पे है, सुबह 8:40, विकल्प सी सही। 89 नंबर क्वेश्चन खुद कीजिएगा, इसका उत्तर जो है 7/9 आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि 3 पक्षी जंगल की परिधि के समांतर उड़ रहे हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 45 मिनट तथा 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय मिनट में के बाद वे आरंभिक स्थिति में दोबारा मिलेंगे। तो 27, 45 और 60 का एलसीएम कीजिए, आपका आ जाएंगे कितने 540, विकल्प 4 सही। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न कह रहा है MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाउ। क्या हो जाएगा, नाउ दिखाता है। अगला है कि MS एक्सेल में एक्सेल के डेटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका Ctrl+X। अगला है कि MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा आपका प्रिंट व्यू। क्या होगा, प्रिंट व्यू। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग चयनित टेक्स्ट या पैराग्राफ के पीछे के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा शेडिंग। अगला है कि MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही विकल्प होगा फॉन्ट स्टाइल। क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प होगा संचार सेवाएं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा
MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है। तो इसका सही विकल्प होगा नेम बॉक्स। क्या हो जाएगा? नेम बॉक्स। अगला है कि ईमेल हेडर, क्या है? ईमेल हेडर में पाई जाने वाली फील्ड जो है BVC, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या होगा? VCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? VCC का पूछा है तो VCC का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाले प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा URL। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, हर रोज़ अपना चैनल पे एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।